हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कल लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि हमें अकाउंटिंग क्यों पढ़नी है और हमने क्या पढ़ा था कि इस अकाउंटिंग में हमें करना क्या है। तो हमने अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हम बेसिकली रिकॉल करेंगे, कल हमने क्या पढ़ा था, हम इस नतीजे पे पहुंचे थे, ये जो अकाउंटिंग है ये क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है जो हमें बता देगा किसके बारे में, बिजनेस के बारे में। और एट द एंड ये हमें दो चीजें बता देगी, एक ये चीज कि इस बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, मतलब इसने कितना प्रॉफिट कमाया है या इसका कितना लॉस है, और दूसरा चीज क्या बताएगी ये इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, ये हमें बता देगी कि इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होगी और फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताएगा हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जो हम बनाएंगे अकाउंटिंग में लास्ट में जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो उससे हमें पता चलेगा उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो हमें बता देगा इस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। ये हमने बेसिकली अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, ये यहां तक हमारा गोल रहेगा बैलेंस शीट बनाने तक। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस होगा क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जर्नल। उसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या करेंगे, उन सारी एंट्रीज को क्या करेंगे, आप क्लासिफाई करोगे अपने अपने अकाउंट्स में, इनको लोगे, उनको क्या बोलते हैं, लेजर बनाना, ठीक है। तो उनके जो लेजर अकाउंट, उनके जो खाते होंगे उनमें डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे, हर लेजर का एक बैलेंस होगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द पीरियड उसका एक बैलेंस होगा, किसी का डेबिट बैलेंस होगा, किसी क्रेडिट, तो उनको हम समराइज करेंगे किसका क्या बैलेंस है, ठीक है। तो हम इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। और इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फिर हम क्या करते हैं, पीएनएल बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टारगेट रहेगा, इस अकाउंटिंग प्रोसेस को हमने सीखना है, ठीक है। बिफोर हम ये चीजें सीखें तो कुछ चीजें हैं इस लैंग्वेज की जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम इंग्लिश सीखेंगे तो हम पहले अल्फाबेट सीखेंगे, उसके बाद वर्ड्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। जब हमें वर्ड्स आएंगे फिर हम ग्रामर पढ़ेंगे और तब जाके हमें इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अकाउंट्स में कुछ बेसिक टर्म्स है जिनको हम समझेंगे, वंस हम उन टर्म्स से अवेयर हो जाएंगे, दो वो वर्ड से अवेयर हो जाएंगे, फिर हम अकाउंटिंग के रूल्स पढ़ेंगे, अकाउंटिंग का ग्रामर पढ़ेंगे और तब जाके हम इस अकाउंटिंग लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज क्या आएंगे सीधे कि कुछ टर्म्स है जो इसमें हमें बहुत बार आएगी अकाउंटिंग में, तो उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स विच आर यूज्ड इन अकाउंटिंग, ठीक है। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इस लैंग्वेज की जो वोकैबुलरी है, अकाउंटिंग लैंग्वेज की वोकैबुलरी है, उसको हम बढ़ा रहे हैं, उसको हम समझ रहे हैं, ठीक है। जितनी हमारी वोकैबुलरी अच्छी होगी उतनी हमें उस लैंग्वेज पे कमांड आएगी, ठीक है। सबसे पहला वर्ड जो सीखेंगे हम, जो टर्म यूज की जाती है अकाउंटिंग में, वो एंटिटी है, ठीक है। एंटिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग एंटिटी भी बोलते हैं, मतलब वो बिजनेस जिसकी तुम अकाउंटिंग करते हो, जिसकी तुम अकाउंटिंग करते हो। कल का एग्जांपल लेंगे, कल के एग्जांपल में क्या था, मेरा क्या था, शोरूम था, रेडीमेड गारमेंट्स का मेरा बिजनेस था। वो जो मेरा बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट का, दैट इज माय एंटिटी, दैट इज माय एंटिटी। तो हम हिसाब किसका रखेंगे, इस बिजनेस का रखेंगे, इस बिजनेस का, रेडीमेड गारमेंट का जो बिजनेस है, मेरा हिसाब नहीं रखेंगे हम, किसका हिसाब रखेंगे, एंटिटी का हिसाब रखेंगे। हमने पढ़ा था एक कंसेप्ट भी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। वो क्या बोलता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कि लतीफ जो ओनर है इस बिजनेस का अलग है और ये बिजनेस अलग है। जब मैं अकाउंटेंट को रखा हूं, अकाउंटेंट को मेरी अकाउंटिंग नहीं करनी है, उसको बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। एंटिटी समझ आया, एंटिटी क्या है, बिजनेस, ठीक है। वो बिजनेस जिसकी हम अकाउंटिंग करेंगे उसको हम अकाउंटिंग एंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है, या बिजनेस एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कल, मैंने आपको क्या बोला था कि आप ऑब्जर्व करना, यहां पे आप ऑब्जर्व करना क्या, वहां पे जो भी चीजें हो जाएगी, जो भी इवेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इवेंट्स क्या होते हैं, हैपनिंग्स, जो भी बिजनेस में हैपनिंग हो जाएंगे उनको हम बोलते हैं इवेंट, ठीक है। उसके बाद करेंगे वो इवेंट्स जो रिजल्ट करेंगे ट्रांजैक्शन में, किसकी, बिजनेस ट्रांजैक्शन में, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब यहां पे समझ लो इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है। कोई भी घटना जो बिजनेस में हो जाए उसको हम इवेंट बोलते हैं। वो इवेंट अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड की जाए, अगर वो मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड की जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया। तो दो चीजें, एक इवेंट है,
कोई भी इवेंट, कोई भी हैपनिंग बिजनेस में उसको इवेंट हुए, बट अगर उससे क्या हो जाएगा, बिजनेस में कुछ फाइनेंशियल इंपैक्ट आ जाए, ठीक है, वो इंपैक्ट जो हम मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। हमने पहला इवेंट पढ़ा था कि एक बंदा आ गया, उसने कपड़े देखे, उसको पसंद नहीं आए, वो चला गया, दैट इज एन इवेंट, ठीक है। मगर या सपोज किसी को हमने रिक्रूट कर दिया, दैट इज एन इवेंट। कोई चला गया कंपनी से, दैट इज एन इवेंट। बट अगर किसी ने कपड़े खरीद लिए हमारे से, तो हमारी सेल हो गई, इसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ठीक है। हमने किसी को सैलरी दे दी, इसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। हम जो अकाउंटिंग करेंगे इवेंट्स की नहीं करेंगे, सिर्फ उन इवेंट्स करेंगे विच विल रिजल्ट इन द ट्रांजैक्शंस ऑफ मॉनेटरी टर्म, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा, ये हमने थोड़ा सा कल भी डिस्कस किया, तो समझ आ गया। तो क्या हमें समझ आ गया कि हमें अकाउंटिंग करनी होगी उस एंटिटी की, उस बिजनेस की, ठीक है। और वहां पे अकाउंटिंग करनी होगी उन, वहां पे जो ट्रांजैक्शंस होगी जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं, उन्हीं की हमने अकाउंटिंग करनी है। तो ऑब्जर्वेशन में हमने सिर्फ सारे इवेंट्स में से उन इवेंट्स को फिल्टर करना है विच आर इन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, पढ़ना है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, ठीक है, कैपिटल हमने पढ़ना है। कैपिटल मतलब वो नहीं है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वो कैपिटल यहाँ पे बिल्कुल मतलब नहीं है। यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या है, देखो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो किसकी जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जब मैंने वो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो मैंने उस बिजनेस में क्या लगाया होगा, अब पैसा लगाया होगा। जो पैसा मालिक, मालिक कौन होता है, ओनर ऑफ द बिजनेस, वो कौन हूं मैं, उस रेडीमेड गारमेंट बिजनेस का ओनर कौन है, मैं। मुझे बोलते हैं ओनर, क्या बोलते हैं, ओनर, ठीक है। ये मैं हूं ना, तो मैं कौन हूं, ओनर किसका, इस बिजनेस का। तो यहां पे जो मैंने पैसे लगाए, सपोज मैंने 5 लाख से काम स्टार्ट कर दिया, 5 लाख रुपया मैंने लगा दिए, ओनर ने, किसने, ओनर ने किस में लगाए, बिजनेस में। ये जो मैंने खुद से 5 लाख रुपया लगाए, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। समझ आ गई बात। कैपिटल क्या है, वो पैसा जो बिजनेस में ओनर ने लगाया है। अब ये नहीं बोला बिजनेस ओनर एक ही है, नहीं, हमने पहले पढ़ा है एंटिटी कंसेप्ट, जो ये बोलता है बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। हम हिसाब किसका रखेंगे, बिजनेस का। हम देखेंगे बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस में है, तो बिजनेस को अलग रखेंगे, बिजनेसमैन को अलग रखेंगे। तो हम ये चीज बोलेंगे कि इस बिजनेसमैन ने जो पैसा इसमें लगा दिया, उसको हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, इसकी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और किस नाम से करेंगे, हम बोलेंगे कि ये मालिक ने इसमें पैसा लगा दिया, इसको हम कैपिटल बोलते हैं। आप सुने होंगे लोग मुझे जो बिजनेस करते हैं, वो बोलते हैं यार मैं बिजनेस करता हूं, मुझे कैपिटल चाहिए, ठीक है, या इतनी कैपिटल इसमें लगती है, मतलब इतना मुझे अपना जेब से देना पड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट होगी मेरी, ठीक है। तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। समझ आ गया कैपिटल। अब क्या होगा इसके बाद, एसेट। एसेट ऑफ व्हाट, अब जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे, हम बिजनेस के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। एसेट ऑफ बिजनेस, कैपिटल इन द बिजनेस, गुड्स ऑफ द बिजनेस, परचेज ऑफ द बिजनेस, सारी बातें बिजनेस के अराउंड में रहेगी। बिजनेस मतलब इस एंटिटी के अराउंड में रहेगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एसेट। एसेट क्या मतलब होता है, एसेट, एसेट को याद रखो, प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। क्या, प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। अगर ये भी, इससे भी कंफ्यूज हो रहे हो तुम, प्रॉपर्टी से तुम्हें जहन में आ रहा है घर वर, वो भी मतलब नहीं है, तो मैं और एक सिंपल वर्ड में लिखूंगा, थिंग्स ओन्ड, OWNED, ओन्ड बाय बिजनेस। वो चीजें जो बिजनेस की है, वो चीजें जो बिजनेस की है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेट। समझ नहीं आ रहा है। ये देखो रेडीमेड गारमेंट का जो शोरूम है, इसको नजर में लाओ। आप तो बहुत सारे मॉल्स में गए होंगे, वहां पे इतने सारे स्टोर्स है, ठीक है। कोई किसी को भी इमेजिन करो ये लतीफ का स्टोर है, तो वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, जब आप अंदर जाते हो फर्नीचर है, दैट इज द एसेट। वहां पे क्या है, माल है ना, स्टॉक है ना उधर, दैट इज एन एसेट, फाइन। अगर वो बिल्डिंग मेरी अपनी है, तो दैट इज एन एसेट। वो सारी चीजें जो बिजनेस की है, जो बिजनेस ने खरीदी है बिजनेस के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, एसेट। आगे हम एसेट्स का बाइफरकेशन पढ़ेंगे, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, वो बाद में पढ़ेंगे। एसेट समझ आया, क्या है एसेट, द थिंग्स which are owned by the business are called the assets of the business। मतलब ये जो कैपिटल मैंने लगाई होगी, इससे क्या किया होगा मैं,
अब इमेजिन करो कोई बंदा बिजनेस करने जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, पैसे हैं उसके पास, पैसे बिजनेस में लगा रहा है, फिर क्या कर रहा है, उससे माल खरीद रहा है, उससे क्या कर रहा है, एक दुकान ले रहा है कहीं पे, फिर माल खरीद रहा है, फिर वहां पे फर्नीचर कुछ रखेगा ना, ऐसे तो नहीं रखेगा माल, तो फर्नीचर बना रहा है वहां पे, अलमीराज एंड ऑल दैट बना रहा है, फैन ला रहा है, एसी ला रहा है, तो ये सारे उसके क्या है, जितनी भी चीजें उसकी दुकान में है उनको क्या बोलते हैं, एसेट्स। ठीक है, और एसेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट हमारा गुड्स रहेगा, वो माल रहेगा। रेडीमेड गारमेंट्स में जीन्स, टी शर्ट, शर्ट जो है जिनसे मैं कमाऊंगा, जिनको मैं बेच के पैसे कमाऊंगा, उनको क्या बोलते हैं, गुड्स। ठीक है, मतलब मैंने पैसा लगाया बिजनेस में, दैट इज कैपिटल। ठीक है, उनसे मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी, ठीक है, दुकान खरीदी, ये कपड़े शपड़े खरीद लिए, फर्नीचर लगा दिया, ठीक है, और कुछ फिक्स्ड एसेट्स लाए। ठीक है, वो सारे मेरे एसेट्स हैं। उनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए क्या है, स्टॉक, माल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको उसको क्या बोलते हैं हम, गुड्स। ठीक है, गुड्स का मतलब क्या होता है, द थिंग्स इन विच द बिजनेस डील्स। ठीक है, वो चीजें जिनमें बिजनेस डील करता है। देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मेरा रेडीमेड गारमेंट का शॉप है, तो मेरे लिए गुड्स क्या होंगे, कपड़े, फाइन। वहां पे मैंने फर्नीचर भी रखा है, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या रहेगा, इट इज एन एसेट बट इट इज नॉट अ गुड। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें डील नहीं करता हूं, मैंने फर्नीचर लाया है क्योंकि मुझे फर्नीचर जरूरत है बिजनेस में, तो मेरे लिए फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, ये मेरे लिए गुड्स नहीं है। बट एग्जाम्पल में आप फर्नीचर का दुकान हो सकता है। ठीक है, अगर फर्नीचर की दुकान है, उनका काम क्या है, फर्नीचर को बेचना खरीदना, तो उनके लिए फर्नीचर गुड्स रहेगा, उनके लिए फर्नीचर गुड्स रहेगा, अदर देन द फर्नीचर जो उनके अपने बिजनेस के काम में आ रहा है, जिसको जो सेल परचेज कर रहे हैं वो उनका गुड्स माना जाएगा, और मेरे लिए रेडीमेड गारमेंट्स गुड्स माना जाएगा। स्टेशनरी वाले जो होते हैं उनके लिए पेन, ये सब कुछ, पेपर क्या है, गुड्स है उनके, और मैं अगर रेडीमेड गारमेंट और मुझे स्टेशनरी की जरूरत पड़ रही है तो मेरे लिए वो स्टेशनरी है, मेरे लिए वो गुड्स नहीं है। समझ आया बात, गुड्स, गुड्स वो सारी चीजें, वो चीजें हैं जिनमें एक बिजनेस डील करता है। तो आप देखोगे कि उसका लाइन ऑफ एक्टिविटी क्या है, हम क्या बोलते हैं, बिजनेस का लाइन ऑफ एक्टिविटी। आप बहुत बार यूज वर्ड करोगे, सुनोगे, लाइन ऑफ एक्टिविटी। लाइन ऑफ एक्टिविटी का मतलब आप किन चीजों में डील कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं रेडीमेड गारमेंट हूं तो मेरा लाइन ऑफ एक्टिविटी वो है। ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में उनका लाइन ऑफ एक्टिविटी वो है, तो अगर फर्नीचर में वो डील करता है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है। अगर मैं रेडीमेड गारमेंट्स में डील कर रहा हूं तो रेडीमेड गारमेंट्स मेरे लिए गुड्स है। ठीक है, तो समझ आया गुड्स। अब मैंने क्या किया, पैसे से गुड्स खरीदे, खरीदना गुड्स को, इसको बोलते हैं परचेजेस। क्या बोलते हैं, परचेजेस। तो परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, वो चीजें जिनमें मैं डील करता हूं, जब मैं उनको खरीदता हूं, खरीदने को परचेज बोलते हैं ना। बट यहां पर बिजनेस में हम परचेजेस बोलेंगे किस चीज को, खाली परचेज ऑफ गुड्स, तो परचेजेस एस लग रहा है इसके साथ, खाली परचेज नहीं, परचेज कुछ भी होता है, परचेजेस हम यूज करेंगे। ठीक है, मतलब परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो सकता है, इसका अपोजिट क्या हो सकता है, परचेज का सेल्स। ठीक है, क्या हो सकता है, सेल्स। फाइन, सेल्स का मतलब क्या होता है, अब इस गुड्स को मैं क्या बोलूंगा, बेचूंगा कस्टमर्स को, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, रिकॉल करेंगे, एंटिटी बिजनेस को बोलते हैं। ठीक है, उस एंटिटी को, उस अकाउंट, इसको अकाउंटिंग एंटिटी बोलते हैं जिसका हम हिसाब रखते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन, बिजनेस के वो इवेंट्स जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे जिससे बिजनेस के अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। ठीक है, कैपिटल, वो पैसा जो मालिक ने बिजनेस में लगाया उसको कैपिटल बोलते हैं। एसेट, वो चीजें जो बिजनेस की है, जिसमें स्टॉक आता है, इसका फर्नीचर आता है, इवन इसके डेटर्स, आगे बता दो, वो सारे एसेट्स है। गुड्स, वो चीजें जिनमें बिजनेस डील करता है उनको हम गुड्स बोलते हैं। परचेजेस,
जब इन गुड्स को खरीदते हैं तो उसको परचेज बोलते हैं, जब इन गुड्स को बेचते हैं उनको सेल्स बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट रहना, मैं इसको रब कर लेता हूं। ठीक है, तो 8 चीजें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे लाइबिलिटी। अभी हमने क्या पढ़ा था, एसेट। एसेट का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें जो बिजनेस ओन करती है, क्या करती है, ओन करती है, उनको हम एसेट बोलते हैं। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस ओ करती है, OWEO। पर देख लेना इसमें ओन और ओ। ओन का मतलब होता है जो मेरी है, ओ का मतलब होता है जो मेरा कर्जा है, जो मेरा कर्जा है, जो मेरा किसी का उधार लिया है मैंने, उसको क्या बोलते हैं, ओ। क्या बोलते हैं, ओ। एसेट जो मेरा है, लाइबिलिटी जो मेरा नहीं है, मेरा कर्जा है, मेरा उधार है, जो मुझे किसी का चुका देना है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या है, वो मनी जो बिजनेस ओ करती है आउटसाइडर्स को, जो बिजनेस ओ करती है आउटसाइडर्स को, उनको लाइबिलिटी बोलते हैं। एग्जांपल बिजनेस का देखो, मैंने क्या किया, अब मालिक ने बिजनेस में पैसा लगा दिया, हम किसकी अकाउंटिंग करेंगे, बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे। हम किसकी अकाउंटिंग करेंगे, इस बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस बिजनेस में क्या है, मालिक ने पैसा लगा दिया 5 लाख, क्या लगा दिया, 5 लाख। बट ये जो दुकान चलाने गया तो इसको जो माल लेना पड़ा, पहले ये रेंट वेंट पे सब कुछ जो भी उसको लेना पड़ा, फर्नीचर शोरूम तैयार करना पड़ा, उसमें उसको 2 लाख लगे। तो 2.5 लाख, ये क्या गया, माल लेने गया। अब क्या ये 3 लाख का माल लेता है, नहीं, ये 6 लाख का माल लेता है। कितने लाख का माल लेता है, 6 लाख के गुड्स परचेज करता है। उसमें से क्या करता है, 2 लाख उसको कैश देता है। क्या देता है, 2 लाख उसको कैश देता है। जो इसके पास 5 लाख थे, 2 लाख इसने खर्चा कर दिया इस बिल्डिंग पे। ठीक है, फर्नीचर के लिए 2 लाख है, इसको दे देता है। ठीक है, तो 2 लाख इसमें क्या करता है, कैश। और 4 लाख क्या करता है, उधार लेता है। क्या लेता है, उधार लेता है। उधार पे जो हम परचेज करते हैं उसको क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने ये भी समझा दिया, कैश, कैश मीन्स नकद। ठीक है, और क्रेडिट मीन्स उधार। ठीक है, तो अगर मैं कैश में परचेज करता हूं उसको क्या बोलते हैं, कैश परचेज। और अगर मैं उधार में परचेज करता हूं उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, 6 लाख का माल खरीदा, 6 लाख के गुड्स खरीदे, तो परचेजेस कितनी की इसने, 6 लाख की। मगर इसमें से नकद कितना दिया इसने, 2 लाख। तो बिजनेस से इसने कितना दे दिया, कैश 2 लाख। 4 लाख क्या रहा, उधार। अब ये 4 लाख क्या बोलोगे तुम, 4 लाख क्या है, इसकी लाइबिलिटी है। क्या है, लाइबिलिटी है, जो बिजनेस का कर्जा है। ठीक है, लाइबिलिटी। अभी आगे बताओ ना और काम आएगा। समझ आई बात, जो बिजनेस का उधार है। इसी तरह से हमने क्या था, बैंक से लोन लेंगे। ठीक है, सारा पैसा खुद से नहीं लगाते, बैंक से भी लोन लेते हैं, वो भी हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, या किसी और से लोन ले लिया, रिश्तेदार से लोन ले लिया बिजनेस के कंटेक्स्ट में, तो बिजनेस के लिए वो क्या है, लाइबिलिटी टुवर्ड्स दैट पर्सन। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्राइंग। अभी तक हमने ये देखो, अकाउंटिंग टर्म्स को कैसे तुम याद रखोगे, एक तो है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम में तुम्हें आराम से याद हो जाएंगे। अभी लोड नहीं लेना अपने ऊपर। ठीक है, ये आराम से तुम्हें याद हो जाएगा, तुम सिर्फ देख लो इनको। ठीक है, जितनी बार तुम अकाउंटिंग करोगे उतनी बार तुम्हें इसमें परफेक्शन आ गई। ठीक है, तो वोकैबुलरी जब इंग्लिश की भी होता है तो क्या होता है, वर्ड्स को बार बार पढ़ते हो, बार बार उनको यूज करते हो, तभी वो क्या होता है, आसान होता है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो वही इनके साथ भी होगा, घबराना नहीं। आज इतने सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे तो बोलेंगे नहीं मुझे याद नहीं रहा, नहीं, 2-3 बार करेंगे तो खुद ही याद रहेगा। फिर अभी काम भी आएगा, जब जर्नल एंट्री करेंगे तब बहुत बार वर्ड्स यूज में आ जाएंगे, तो घबराना नहीं अगर आपको सारे याद नहीं रखे। बट आसानी के लिए मैं बोलता हूं, लाइबिलिटी को तुम किसके साथ पढ़ लेना, एसेट के साथ पढ़ लेना। एसेट मीन्स वो सारी चीजें जो हमारी अपनी है, बिजनेस में है, अपनी मतलब जो बिजनेस की है। और लाइबिलिटी मीन्स जो बिजनेस का कर्जा है। ठीक है, इसी तरह से तुमने क्या पढ़ा था, कैपिटल। कैपिटल क्या था, जो इस मालिक ने, जो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगा दिया उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। अगर वो बिजनेस से कुछ पैसा वापस निकालेगा, अब उसने बिजनेस स्टार्ट किया, अब वो बिजनेस, ठीक है ना, बिजनेस स्टार्ट करा तो उसमें पैसे लगा दिया। कभी कल मैंने बोला था मेरा भाई आया, मैंने उसको 10,000 दे दिए बिजनेस में से, अगर मैंने उसको अपने जेब से दे दिए जो बिजनेस का पैसा नहीं था, अपने जेब से दे, दैट्स फाइन। बट अगर मैंने उसको बिजनेस से पैसे दे दिए 10,000 रुपया, तो वो माना जाएगा कि इस मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाल दिया, क्योंकि हम अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस की। बिजनेस की यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो जाए, क्योंकि बिजनेस का कैश निकल रहा है।
किसके पास जा रहा है? मालिक के पास जा रहा है। तो मालिक जो पैसा बिजनेस से वापस निकालेगा, जो पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, हम बिजनेस की रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग करते हैं तो हम बोलेंगे कैपिटल उस चीज को। मगर अगर वहां से वो पैसा निकाल देगा उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। मनी विथड्रॉन बाय ओनर, ओनर जो पैसा निकालेगा उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। सपोज यहां से ये 20,000 रुपया वापस निकालेगा, मैंने कल बोला था एल विल बी लैख एंड के विल बी 1000, 20,000 इसने वापस निकाले, इसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग बोलेंगे। ठीक है। अब देखो एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, दो चीजें हैं, एक एक्सपेंस है और दूसरा एक्सपेंडिचर है। क्या है? एक एक्सपेंस है, दूसरा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? नॉर्मली मेरे हम बोलते हैं मेरे एक्सपेंसेस बहुत हो रहे हैं, मतलब मेरे खर्चे बहुत हो रहे हैं। ठीक है, बट बिजनेस में हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। अगर बोला एक्सपेंडिचर मीन्स कोई भी मेरा कैश आउटफ्लो, ठीक है, या कोई भी लाइबिलिटी इंकर करना। ठीक है, यहां पे बिजनेस ने क्या कर दिया? 4 लाख 6 लाख के गुड्स परचेज कर दिए। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो 6 लाख का इसने कैश आउटफ्लो हो गया। ठीक है, अब समझ लेना क्या यहां पे है, जो मेरा क्या इंटेंशन क्या है? मेरा रेवेन्यू कमाना, मैं माल परचेज करूंगा फिर उसको बेचूंगा। ठीक है, तो रेवेन्यू, रेवेन्यू। अब एक और वर्ड है यहां पे, मैंने इधर लिखा नहीं है, मैं इधर लिख लेता हूं। एक्सपेंस के साथ ना तुम रेवेन्यू को साथ में रखो। ठीक है, तो इससे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। परचेज और सेल मैंने कर दिया। ठीक है, अब है 11A रेवेन्यू। मैं जो ये बिजनेस स्टार्ट किया हूं, मेरा इंटेंशन क्या है? वहां से प्रॉफिट कमाना। मेरा इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा? मैं चीजें खरीदूंगा और फिर इनको बेचूंगा। तो जो मुझे इनफ्लो आएगा ना कैश का, जो मुझे बिजनेस में जो पैसा आ जाएगा सेल करके, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू होता है सेल प्लस अगर मुझे कोई और इनकम आ जाए, कोई और इनकम आ जाए। कोई और इनकम कैसे हो सकते हैं? अगर हमने बैंक में एफडी कर दिया बिजनेस ने, तो वहां से इंटरेस्ट आया, या मैंने कोई फिक्स एसेट था उसको बेच दिया, आगे आगे समझ आएगा, तो वहां से कुछ इनकम आ सकती है। तो इस सब को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। इस रेवेन्यू कमाने के लिए जो मेरा खर्चा हो जाएगा उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। अमाउंट इनकर्ड टुवर्ड्स अर्निंग रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यू है, इसको कमाने के लिए जितना भी मुझे खर्चा हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। अब क्या क्या खर्चा हो सकता है? जो माल मैंने बेचा उसकी जो कॉस्ट थी, वो मतलब उसका जो अमाउंट था जिसमें वो मुझे पड़ा था, यहां पे मैंने आपको कॉस्ट भी कवर कर दिया। ठीक है, किसी भी आइटम की जो कॉस्ट प्राइस पढ़ते थे ना मैथ्स में पहले, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तो वो जो कॉस्ट प्राइस है उसका जो खर्चा अमाउंट था उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी रेवेन्यू कमाने के लिए जो मैं खर्चे करूंगा उनको हम बोलते हैं एक्सपेंस। तो पहले क्या होगा? अगर मैंने गुड्स सेल कर दिए तो उन गुड्स की कॉस्ट थी। ठीक है, उनको मेरे दुकान तक लाने का खर्चा, ठीक, ये भी खर्चा हो गया। और मुझे सेल्स में रखने पड़े उनका खर्चा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ा वो खर्चा, मुझे रेंट ये खर्चा। तो ये सारे जो खर्चे हैं इस रेवेन्यू को कमाने के लिए, इस बिजनेस को रन करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। आगे एक्सपेंडिचर आएगा, वो मैं आगे बताऊंगा एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है। अभी समझ लो रेवेन्यू, समझ लो क्या है? सेल है मेरा या कोई और इनकम होगी, ठीक है, जिससे मुझे इसमें पैसा आ जाता है। ठीक है, जो मेरा मेन धंधा है परचेज और सेल का, तो सेल जो है उसको मैं रेवेन्यू बोलता हूं, और उसके लिए जो खर्चे हो जाते हैं मेरे उन गुड्स को, गुड्स की कॉस्ट, जिनको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, या फिर बाकी खर्चे रेंट इलेक्ट्रिसिटी सैलरी वैलरी सारा कुछ, उन सबको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, डेटर क्या मतलब क्या है? देखो ये DEBT,
इसको डेबिटर नहीं पढ़ना, डेबिटर नहीं पढ़ना, क्या है डेटर, डेटर डेटर डेटर, इसको दिमाग में डाल दो इस चीज को, इट इज डेटर नॉट डेबिटर, ठीक है। तो ब्लंडर करोगे अगर तुम कमर्शियल हो कि इसको डेबिटर बोलोगे, तो ये क्या है डेटर। एक और चीज है क्रेडिटर, पहले मैं क्रेडिटर समझाऊंगा क्योंकि मैंने इधर लिखा है, जब मैं माल परचेज करने गया मैं 2 लाख रुपया लेके नहीं गया, क्योंकि 2 लाख ऑलरेडी खर्चा हो गया मेरा और 1 लाख मुझे कैश रखना है अभी रिजर्व, कहीं भी कंटिजेंसी आ सकती है। तो मैंने क्या किया, 6 लाख का माल खरीदा और उस दुकानदार को जिससे मैंने परचेज कर दिया उसको सिर्फ 2 लाख रुपए दे दिए। कितना दे दिया, 2 लाख। अब उसके मेरे कितने पैसे हैं जो मुझे उसको देने हैं, 4 लाख। दिस इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बट सिंस दिस इज टुवर्ड्स द परचेज ऑफ द गुड्स, तो इसको हम बोलते हैं जिसको मुझे ये 4 लाख रुपए देने, उसको उससे मैंने उधार में लिया, क्रेडिट में लिया, तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। समझ आई बात। क्रेडिटर कौन है, वो बंदा जिससे हमने क्या, गुड्स परचेज कर दी है ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिटर इज अ पर्सन और पर्सन्स फ्रॉम whom गुड्स, सिर्फ गुड्स के बारे में हम क्रेडिटर यूज करेंगे, बाकियों के बारे में हम उसको लायबिलिटी बोलेंगे, ठीक है, लोन बोलेंगे, जो भी होगा। मगर अगर मैं गुड्स जिससे परचेज कर रहा हूं, मैं अपने गुड्स जिससे परचेज कर रहा हूं, अगर मैं उधार में परचेज कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं हम क्रेडिटर। फ्रॉम whom गुड्स और परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। अब इसी तरीके से डेटर है। अब आगे क्या हो सकता है, मैं ये गुड सपोज सारे के सारे बेच देता हूं, ठीक है, नहीं सारे नहीं बेचता हूं, सपोज मैं अपना प्रॉफिट ऐड करता हूं, मेरा 20% प्रॉफिट है, तो 7,20,000 का सेलिंग प्राइस, और मैंने क्या हुआ 5 लाख के गुड्स मैंने सेल कर दी। कितनी, 5 लाख की सेल मैंने कर दी। इसमें से मैंने 3.5 लाख जो है मैंने कैश में कर दिया और 1.5 लाख मैंने क्रेडिट में कर दिया। वो था कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, ठीक है, क्योंकि मैं परचेज कर रहा हूं ना, बिजनेस परचेज कर रहा है। और यहां पे है कैश सेल, क्रेडिट सेल। कैश सेल ठीक है, क्रेडिट सेल क्या होगा, मैंने किसी को उधार दिया, उधार में बेचा उसको, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, उसने बोला मैं बाद में पैसे दूंगा, तो वो मेरा हो जाएगा डेटर, वो हो जाएगा डेटर। A person और persons to whom, यहां पे क्या था from whom, यहां आएगा to whom goods, और क्रेडिटर में क्या था परचेज, यहां पे क्या होगा sold on credit। समझ आया। क्रेडिटर मतलब जिससे हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किए हों, फाइन। और डेटर पर्सन जिसको हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किए हों, तो डेटर जिसको सेल किया क्रेडिट पे, क्रेडिटर जिससे परचेज किया क्रेडिट में, ठीक है। अब है कैश इन हैंड, हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, ना कि बिजनेसमैन की। तो बिजनेस में जितना पैसा होगा, बिजनेस का जो कैश काउंटर होगा उसमें जितना पैसा पड़ा होगा, फिजिकल कैश पड़ा होगा, उसको कैश इन हैंड बोलते हैं। कैश एट बैंक, सपोज उस बिजनेस का हमने बैंक अकाउंट खोल दिया, ठीक है, तो कि कैश में रिस्क रहता है तो हमने बैंक अकाउंट खोल दिया, तो ये पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो 1 लाख रुपए जो मेरा बचा था मैंने 20,000 बिजनेस में रखा और 80,000 बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो कैश इन हैंड मेरा क्या रहेगा 20,000 रुपया, और कैश एट बैंक मेरा क्या रहेगा 80,000 रुपीज। समझ आई बात। इसके बाद हम पहले बैड डेट करेंगे, ठीक है। बैड, बैड का मतलब बुरा, डेट, डेट को कर्जा भी बोलते हैं। यहां पे डेट को लिंक कर लो तुम डेटर के साथ, मतलब बैड डेटर रीड करो उसको, बैड डेट, बुरा कर्जा, मतलब हमने किसी को, आजकल तो बहुत बार ये वर्ड यूज करना पड़ता है जिस तरह से दानियों का जमाना चल रहा है। बैड डेट मतलब मैंने किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल किए थे
और वो बंदा मुझे वो पैसे नहीं लौटाया, उसने मुझे पैसे खा लिए, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट। क्या बोलते हैं? बैड डेट। तो हमें आगे इनकी अकाउंटिंग करनी है, वो अलग बात है। तो अभी समझ लो बैड डेट का मतलब होता है हमने किसी को उधार दे दिया और वो पैसे वापस नहीं देता है, तो उसको हम बोलते हैं, जो पैसे हमें वापस नहीं मिल रहे हैं अपने डेटर से, उनको हम बैड डेट बोलते हैं, जो हमारे लिए एक नुकसान होता है। ठीक है। कॉस्ट मैंने बोल दिया, किसी भी चीज का जो प्राइस होता है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस करना। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? परचेज का मतलब क्या होता है? हम गुड्स को परचेज करते हैं। ये मैंने 6 लाख के गुड्स परचेज कर दिए, अगर मैंने इनमें से कुछ गुड्स वापस बेच दिए जिससे मैंने परचेज कर दिया था, तो उस अमाउंट को परचेज रिटर्न बोलते हैं। सपोज मैंने 50,000 के गुड्स वापस कर दिए, मुझे उनकी जरूरत नहीं थी या उनमें कुछ डिफेक्ट था, तो उनको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। ठीक है। तो जिससे मैंने परचेज कर दिया था उसको मैंने वापस जो माल कर दिया उसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। अगर मैं किसी को वापस करूंगा गुड्स, हो सकता है जिसको मैंने बेचे हैं वो भी मुझे वापस करेगा गुड्स, उसको क्या बोलते हैं हम? सेल्स रिटर्न। सपोज मैंने 5 लाख की सेल्स कर दी, इसमें से 30,000 का माल मुझे वापस आ गया, अपने कस्टमर से बोला इसमें डिफेक्ट है या ये हुआ, अल्टीमेटली वापस कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। ठीक है। तो 20 टर्म्स अभी हमने पढ़ ली। पहली स्लाइड में 7 टर्म्स थी और इसमें हमने पढ़ा लायबिलिटी क्या होते हैं, वो सारी पैसे जो बिजनेस के उधार होते हैं टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। उसके बाद हमने ड्राइंग पढ़ा, जो पैसा ओनर निकालता है बिजनेस से अपने घर के लिए, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। एक्सपेंसेस वो सारे खर्चे जो बिजनेस करती है टुवर्ड्स अर्निंग द रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल और बाकी इनकम जो बिजनेस की आती है। उसके बाद हमने डेटर पढ़ा, वो बंदा जिसको हमने गुड्स बेचे हैं उधार पे। क्रेडिटर वो बंदा जिससे हमने गुड्स खरीदे उधार पे। कैश इन हैंड वो पैसा जो हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ है इन द कैश काउंटर। कैश एट बैंक वो पैसा बिजनेस का जो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़ा है। बैड डेट्स वो अमाउंट जो अभी वापस नहीं आ रहा है क्योंकि वो जो डेटर है वो पैसे वापस नहीं दे रहा है, उसको हम बैड डेट बोलते हैं। कॉस्ट मतलब द कॉस्ट ऑफ द आइटम। परचेज रिटर्न मतलब हमने परचेज वापस कर दी है। सेल मतलब जिसको हमने सेल कर दिया था उसने वो गुड्स वापस कर दिया, उसको हम सेल रिटर्न बोलते हैं। अब डिस्काउंट। ठीक है। डिस्काउंट इज वाइडली यूज टर्म, चाहे कॉमर्स वाला या नहीं वाला। जब भी हम देखते हैं अभी इतने सेल्स आते हैं तो वहां पे 10%, 20%, 30% डिस्काउंट ही आता है। हम भी किसी जगह परचेज करने जाते हैं, कुछ चीजें परचेज करने जाते हैं, तो वहां पे भी उसको बोलते हैं भाई कितना डिस्काउंट दोगे। ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जो उसका एमआरपी होता है, जो उसका मतलब प्राइस होता है, उससे कम पे चीजों को देना, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जो प्राइस होता है उससे कुछ कम पैसे लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट देना। 10%, 20%, 30%। जो अगर 100 की चीज है, अगर 30% डिस्काउंट है, मतलब आपको कितना देना है? 70 देना है। तो डिस्काउंट समझ आया? ये तो बताए। अब डिस्काउंट 2 तरह का हो सकता है, एक को बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट, दूसरे को बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। ठीक है। तो ये थोड़ा सा रब कर लेता हूं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट को ऐसे समझ लो, अभी अमेजोन पे सेम सेल चल रही है कि जो 100 रुपए की चीज है उस पर 30% डिस्काउंट है। क्या है? 30% डिस्काउंट है। तो ये चीज कितने पे मिलेगी? 30 रुपीज लेस करेंगे डिस्काउंट, तो ये 70 पे मिलेगी। कितने में मिलेगी? 70 पे मिलेगी। ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद एक और ऑफर है। ऑफर है, अगर आप कैश में परचेज करोगे आपको उसके बाद और एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलेगा, 5 रुपया। तो आपको कितना देना पड़ेगा? 65। तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है। अगर सबको डिस्काउंट दिया जाता है कि आप परचेज कर दो हमसे, आप खरीदो हमसे, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। मगर अगर एक और डिस्काउंट दिया जाता है कि अगर आप नकद परचेज करोगे तो आप एडिशनल 5% डिस्काउंट देंगे, उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि सेल हो जाए, जो अभी नॉर्मली चलती रहती है सेल, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। मगर अगर एक लालच दिया जाता है कि आप नकदी दे दो पैसा, अभी दे दो पैसा,
क्योंकि हमें क्या कहते हैं, कैश जल्दी चाहिए। तो उस वाले डिस्काउंट को जो टुवर्ड्स पेमेंट होता है कि अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करोगे, जल्दी पेमेंट करोगे, आपको हम एडिशनल डिस्काउंट दे, उस वाले डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। हमें क्यों पढ़ना है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट? क्योंकि दोनों में तो बिजनेस कंपनी दे रही है पैसा, मतलब डिस्काउंट दे रही है, तो अलग अलग क्यों करना है? क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करेंगे हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा, कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। समझ आ गया? ट्रेड डिस्काउंट जो जो जनरल होगी हर किसी के लिए उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, मगर वो डिस्काउंट जो टुवर्ड्स पेमेंट होगा, प्रॉम्प्ट पेमेंट होगा, उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी बेसिक टर्म्स। ठीक है, अब देखूंगा मैं कुछ टर्म मत छोड़ के हमारी बुक से, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं कि तेज तेज पढ़ा दिया। अभी हम क्या करेंगे, जब हम अकाउंटिंग करेंगे आप क्या करोगे, इनको घर में एक दो बार पढ़ोगे, फिर जब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे तो वहां ये चीजें ना 10-15 बार आएंगी, तो करते करते एग्जाम्पल्स के साथ खुद ही याद रहेगा। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ठीक है, टेंशन मत ले लोगे यार इतनी चीजें याद कहाँ से रहेगी, खुद से याद रहेंगी, फिर लगेगा ये तो कुछ भी नहीं था, इतना ही होता है अकाउंटिंग तो क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ बुक से हमने कुछ छोड़ा तो नहीं। एंटिटी को हमने डिस्कस कर दिया, ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर दिया, एसेट को डिस्कस कर दिया, लाइबिलिटी हमने बोल दिया, कैपिटल बोल दिया, ड्राइंग बोल दिया, सेल, रेवेन्यू मैंने बोल दिया। सेल, सेल का मतलब क्या था, यहां पे देखो कुछ चीजें हैं। सेल मैंने बोला, सेल का मतलब क्या है, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, रेवेन्यू। क्या, रेवेन्यू का मतलब क्या है, सेल प्लस अदर इनकम, कोई और इनकम अगर आपको हो गई। ठीक है, जैसे आपको इंटरेस्ट मिला कहीं से, या आपको प्रॉफिट हो गया फिक्स्ड एसेट को बेचते हुए, ठीक है, वो रेवेन्यू होगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक्सपेंसेस। ठीक है, मतलब जो हमारे एक्सपेंस हो गए टुवर्ड्स अर्निंग दिस रेवेन्यू। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकम, हमारी इनकम कितनी हो गई। इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, सपोज हमने क्या कर दिया, जो गुड्स थे वो हमने 5 लाख के बेच दिए। क्या है, 5 लाख के बेच दिए, और उनके जो एक्सपेंसेस हमें हो गए उस एक चीज के लिए बेचने के लिए वो 4 लाख थे सपोज, तो हम बोलेंगे हमारी इनकम कितनी हो गई, 1 लाख। समझ आई बात, हमारी इनकम कितनी होगी, 1 लाख। अब मैं यहां पे एक और टर्म को इंक्लूड करूंगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मुनाफा, फायदा। अब बोलोगे सर इनकम का मतलब भी तो यहाँ पे वही निकलता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट का मतलब फिर ये कंट्राक्टरी हो गया ना। मैंने ऊपर आपको बोला रेवेन्यू का मतलब, इनकम का मतलब क्या होता है कि जितना भी मैं रेवेन्यू कमाया उसमें से मैं खर्चे लेस करूंगा, दैट इज माई इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मैंने बोला तो समझ लेना प्रॉफिट क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर पीरियड क्या होता है, क्या होता है, पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं कि वहां मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इनकम क्या हो सकता है, किसी एक आइटम के लिए भी बोल सकते हैं कि इसमें मुझे कितना इनकम हो गया। ठीक है, एक आइटम के लिए हो सकता है, 2-3 आइटम के लिए हो सकते हैं। ठीक है, बट जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे हम एक पीरियड को लेकर बोलेंगे इस पीरियड में मुझे कितना प्रॉफिट हो गया। तो हम क्या करते हैं, उसमें जितने भी रेवेन्यू थे उसमें जितने भी सारे एक्सपेंस है उनको लेस करते हैं, फिर हम प्रॉफिट पे अराइव करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, गेन्स। गेन्स का मतलब फायदे, प्रॉफिट का मतलब फायदे। प्रॉफिट हम बिजनेस के टर्म में यूज करते हैं, मतलब जो मेरा मेन चीज होता है सेल परचेज ऑफ गुड्स, उसके कंटेक्स्ट में होता है। गेन्स अगर हमें एंसिलरी कोई फायदा हो गया, जैसे मैंने अभी इनकम बोला था वहां पे कि अदर इनकम मैंने बोला था कि मैंने फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, मैंने फिक्स्ड एसेट को बेच दिया जिसकी कॉस्ट मेरी 10,000 थी, और मैंने उसको, आगे पढ़ोगे तुम डेप्रिशिएट करते हो, सपोज उसको भी भूल जाओ, और मैंने उसको 12,000 बेचा। वो मेरा 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 इंटेंशन ये नहीं था कि मैं फर्नीचर को बेचूंगा, मगर अगर उसको बेच के मुझे कोई फायदा हुआ तो उसको हम गेन बोलते हैं, किसी और तरीके से हमारा कोई फायदा होगा उसको हम गेन बोलते हैं। बट बिजनेस से जो हमारा होगा, जिसमें हम ऑपरेट करते हैं, जो हमारी लाइन ऑफ एक्टिविटी वहां से जो फायदा होता है उनको हम प्रॉफिट बोलते हैं, और इन दोनों को मिलाते हैं हम प्रॉफिट्स एंड गेन्स बोलते हैं। प्रॉफिट्स बिजनेस के कंटेक्स्ट में, गेन्स अदर देन दिस मेन ऑपरेटिंग माई लाइन ऑफ एक्टिविटी के बगैर अगर मुझे कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई फायदा हो रहा है, उसको हम गेन बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाएंगे, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, अब मैं एक और चीज बोलूंगा यहां पे, अब हम उस लेवल तक जा ही रहे हैं।
देखो अभी तुम पढ़ोगे, मैंने तुम्हें डेटर और क्रेडिटर तो बोल दिया, ठीक है। आगे तुम ये भी पढ़ोगे अपनी बुक्स में, अगर तुम कोई और बुक भी कंसल्ट कर रहे हो, ट्रेड रिसीवेबल, और पढ़ोगे आप ट्रेड पेएबल। रिसीवेबल मुझे रिसीव करना है, पेएबल विच हैज टू बी पेड, ठीक है। ट्रेड के कंटेक्स्ट में, ट्रेड का मतलब क्या होता है, तिजारत, मतलब बिजनेस, माय ऑपरेशंस, माय लाइन ऑफ एक्टिविटी के कंटेक्स्ट में जो जो मुझे पे कर रिसीव करना है उसको ट्रेड रिसीव होता है। इस ट्रेड के कंटेक्स्ट में जो मुझे पे करना है वो ट्रेड पेएबल होता है। इसमें दो चीजें होती है ट्रेड रिसीवेबल में, ठीक है। समझ आई बात? एक होता है डेटर जो मैंने अभी बता दिया, और होता है बिल्स रिसीवेबल। क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल। जब हम आगे पढ़ेंगे ना अभी सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ तक जब हम जाएंगे 11th के, तो आगे आगे हम पढ़ेंगे बिल्स रिसीवेबल डिटेल में, अभी उसको भूल जाओ। तो मेरा जो ट्रेड के हिसाब से रिसीवेबल आएगा, जो मुझे पैसे लेने हैं, क्योंकि डेटर कौन है, जिसको मैंने उधार में बेचा तो उससे पैसा लेना है ना, तो दैट इज माय रिसीवेबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ट्रेड। इसी तरह से बिल रिसीवेबल होता है। कोई डेटर क्या होता है ना, वो मुझे बिल्स देता है, बोलता है इस बिल्स के बेस में तुझे पैसे देता हूं, वो मैं आगे बता दूंगा, उसको बिल रिसीवेबल होता है। इसी तरह से ट्रेड के कंटेक्स्ट में अगर मुझे देना पड़ेगा तो कौन हो सकता है, वो जिसको मैंने, जिससे मैंने परचेज किया होगा क्रेडिट में, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। और अगर मैंने उसको बिल्स दे दी है तो मेरा क्रेडिटर नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा, मेरा बिल्स पेएबल, ठीक है। ये कमिटमेंट्स रहती है बेसिकली, यहाँ पे वो कमिटमेंट देता है एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में कि इसके बेस पे तुम्हें पैसा मिलेगा, जैसे बिल्स में यहाँ पर मेरी कमिटमेंट होती है कि मैं दूंगा, तो बिल्स पेएबल। तो दिस इज माय ट्रेड पेएबल, दिस इज माय ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ये हो गया, डिस्काउंट मैंने कर दिया। अब मैं पढ़ूंगा एंट्री। एंट्री का मतलब क्या होता है, ये भी हम बहुत जगह यूज करेंगे तो पता होगा। एंट्री का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना है, एग्जैक्टली जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना जर्नल की, उसको बोलते हैं एंट्री करना। डू द, अभी आप पढ़ोगे आगे अकाउंटिंग प्रोसेस में, डू द जर्नल एंट्रीज। एंट्री मतलब क्या होता है, एंट्री करना बोलते हैं ना, उसने एंट्री कर दी स्टेज पे, वो आ गया तो हम एंट्री करेंगे बुक्स में, हम रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स में, ठीक है। बैड डेट मैंने बोल दिया, वो पैसे जो आने वाले नहीं है, ठीक है, डेटर से। अब हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट। क्या मतलब होता है, बैंकरप्ट। और सॉल्वेंट का मतलब होता है हुज फाइनेंशियल पोजीशन इज गुड। अब देखो ये किस कंटेक्स्ट में होते हैं, एक बिजनेस है, वो सब कुछ सही कर रही है, सब कुछ सही चल रहा है उसमें, तो हम बोलेंगे कि सॉल्वेंट बिजनेस है, ठीक है। और एक बिजनेस है जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है और उसके पास इतने पैसे पैसे ही नहीं बचे अब कि वो अपने क्रेडिटर्स को दे दे, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो कंपनी जब पहले तो सारी ठीक होती है, बट किसी कंपनी की हालत जब खराब होती है, फिर वो क्या बोलती है, इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर जाती है, बैंक्रप्सी को इंसॉल्वेंट बैंक्रप्सी रोड कोड के अंदर जाती है, आईबीआर के अंदर जाती है, तो वो बोलते हैं कि मेरी कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो कि हमारे पास पैसे नहीं है, जैसा अभी अनिल अंबानी बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। इंसॉल्वेंट इज दैट पर्सन और कंपनी विच इज नॉट एबल टू पे इट्स डेट्स, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, ठीक है। उसको हम बैंकरप्ट भी बोलते हैं। और सॉल्वेंट वो है जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है। इस पे आगे पढ़ेंगे, आगे अकाउंटिंग थोड़ी करनी होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज है। अब आप बुक पे आ जाओ, जो बुक मैंने आपको बोला है एनसीईआरटी की, उस पे आ जाओ आप, और पेज नंबर 14 पे आ जाओ, जहां पे बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग लिखा है, तो हम देखेंगे कुछ मत हमें छूट गया, ठीक है। वहां पे आ जाओ। एंटिटी हमने बोल दिया, एंटिटी का मतलब वो अकाउंटिंग एंटिटी जिसकी हम अकाउंटिंग करेंगे, और उसको ख्याल रखना हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को साथ में रखे कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। हम अकाउंटिंग बिजनेस की करेंगे, हम अकाउंटिंग बिजनेसमैन की नहीं करेंगे। अभी ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, जब हम अकाउंटिंग करेंगे जनरल एंट्री, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके पैसे को मैं कैपिटल मानूंगा और उसको बुक्स में कैसे अलग दिखाऊंगा, उसको कैसे अलग करूंगा, तो मैं वहां पे समझा दूंगा। ट्रांजैक्शन मैंने बोल दिया, एसेट के बारे में हमने बात कर दी। अभी एसेट्स का आगे है फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स में आप आ जाओ आप, ठीक है। एसेट्स दो तरह के हो सकते हैं, फिक्स्ड एसेट हो सकता है, करंट एसेट है, इनको हम थोड़ा बाद में कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आगे आ जाओ, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर द ओब्लिगेशंस
और डेट्स दैट एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, मैंने जिससे उधार पे ले लिया तो वो मेरा क्रेडिटर, तो वो मेरी लाइबिलिटी है, लोन है वो मेरा लाइबिलिटी है। ठीक है, इनको भी मैं आगे डिटेल में कराऊंगा। कैपिटल वो पैसा जो ओनर ने लगा दिया। सेल्स जो बिजनेस है, रेवेन्यू, सेल्स और रेवेन्यू में देख लेना। सेल्स का मतलब क्या है, सेल ऑफ गुड्स, और रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या है, सेलिंग ऑफ गुड्स, वहां से जो आ जाएगा, प्लस आपको कोई कमीशन मिल गया, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, ये सब आपकी रेवेन्यू फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, वो खर्चे जो आपको इनकर हो गए टुवर्ड्स अर्निंग द रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर मैंने अभी बोला नहीं, अभी बताता हूं मैं बाद में। ठीक है, अभी मैंने आपको एक्सपेंडिचर बोलना है डिटेल में, मैंने आपको टाइप्स ऑफ एसेट्स बोलना है डिटेल में, और मैंने आपको लायबिलिटीज का डिटेल बोलना है। ठीक है, प्रॉफिट मैंने बोल दिया, रेवेन्यू का एक्सेस ओवर द एक्सपेंसेस इज नोन एज प्रॉफिट। ठीक है, गेन मैंने बोलना है, जो इंसिडेंटल प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम गेन्स बोलते हैं, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या कोई कोर्ट के हिसाब से जीत लिया। लॉस, अगर आपके एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। डिस्काउंट मैंने बोल दिया, जो आपने डिडक्शन दे दिया फ्रॉम द प्राइस ऑफ द गुड्स। वाउचर क्या है ना, इसको छोड़ दो अभी, जब हम अकाउंटिंग करते तो जब भी हम अकाउंटिंग क्या, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो क्रिएट होते हैं उनको हम वाउचर बोलते हैं। जैसे हम सेल करते हैं ना, तो अगर वो नकद लेता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कैश मेमो देते हैं। ठीक है ना, तो दैट इज द वाउचर। और अगर कोई उधार लेता है हमसे तो उसको इनवॉइस देते हैं, दैट इज द कैश वाउचर। इसी तरह दैट इज द वाउचर। ठीक है, तो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है एक ट्रांजेक्शन का, उसको हम वाउचर बोलते हैं। गुड्स, वो सारी चीजें जिनमें बिजनेस डील करता है उसको हम गुड्स बोलते हैं। ड्रॉइंग्स, वो पैसा जो बिजनेसमैन निकालता है। परचेजेस, गुड्स को परचेज कर देना, उसको परचेज बोलते हैं। स्टॉक, वो गुड्स जो अभी बिजनेस में बचे हुए हैं, लास्ट में जैसे देखा था मैंने 5 लाख का माल बेचा जिनकी कार 3.5 लाख थी, 6 लाख का परचेज कर दिया, तो 2.5 लाख मेरा स्टॉक रहा। डेटर, वो बंदे जिन्होंने मुझसे उधार में, या वो बिजनेस जिन्होंने मुझसे उधार में लिया उनको डेटर बोलते हैं। क्रेडिटर्स, जिनसे मैंने उधार में ले लिया। ठीक है, इस तरह से हमारे ये कंसेप्ट कंप्लीट हो गए। तो तीन चीजें बची हैं इसमें खाली। एक, मैंने आपको एक्सपेंडिचर नहीं बताया, और मैंने आपको एसेट्स का क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल में नहीं बताया, और मैंने आपको लायबिलिटीज नहीं बताया। जो हमारी कल की लेक्चर होगी उसमें हम एसेट्स को और लायबिलिटीज को डिटेल में पढ़ेंगे, और एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस का मतलब मैं तुम्हें बताता हूं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हम फिर बाद में करेंगे। ठीक है, कल हम ये 3 चीजें करेंगे, उसके बाद हम बेसिक जर्नल एंट्रीज पे आ जाते हैं, और जो जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो मैं जर्नल के वक्त ही बताता हूँ। ठीक है भाई, अभी तक के इतना ही।